कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है हमारा पहला चैप्टर? पहला चैप्टर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहां से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग क्लास 11th पास करके क्लास 12th में आ गए होंगे, ठीक है। सभी को बहुत बहुत सभी का वेलकम है। अब आगे शुरू करते हैं। क्लास 12th के सिलेबस के साथ साथ जो इतना भी नीट जेई का सिलेबस है, न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सारे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक की, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने चार्जिंग वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा, ठीक है। मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, ये सब आप लोगों ने सुन रखा है। तो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज इसी से रिलेटेड कुछ है? नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहता है कि आप देखिए कि कभी मान लीजिए कि आप कोई कंघा लेते हैं और ड्राई हेयर्स, गीले बाल हैं, ड्राई हेयर्स में कॉम्बिंग करें, उनको छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएं। देखिए पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं, कॉम्ब की तरफ उछलते हैं भैया, चिपकने की कोशिश करते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो जनरली कहा जाता है बिकॉज कॉम्ब इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। अच्छा, बच्चे स्कूल में भी करते हैं, वो जो स्केल होती है प्लास्टिक वाली, लेके ऐसे सर में यूं करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं कागज के, छोटे छोटे पीस उनके पास ले जाते हैं, वो उछलते हैं, चिपकने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि स्केल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण क्या होता है, कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है अभी बताऊंगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री particles of matter which gives rise to electric force between the various objects। ठीक, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब समझते हैं? इंट्रिंसिक का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई इनबिल्ट प्रॉपर्टी, इनबिल्ट प्रॉपर्टी, पहले ये बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इनबिल्ट, इनबिल्ट मतलब कि जैसे ही कोई मैटर एग्जिस्टेंस में आता है, उस मैटर की अगर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो वैसे ही वो प्रॉपर्टी भी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जैसे आपने इससे पहले कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, आपने 11th में पढ़ा, 11th 9th 10th सब में पढ़ा। मास, मास क्या होता है? मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। भाई ऐसे तो आप मास नहीं देख सकते, हम मास का अंदाजा लगाते हैं शेप साइज, किसी भी बॉडी का आप देखते हैं, किसी भी मैटर का देखते हैं, ठीक है। तो मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी भी अगर बॉडी के एग्जिस्टेंस के साथ वो प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करने लगे तो वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चलिए फील के लिए बताता हूं, सोचिए। जैसे हम लोग वाटर की बात करते हैं, वाटर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होता है? हम कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, वाटर अकेला एक सब्सटेंस ऐसा है जिसका टेम्परेचर डिक्रीज करने पे लिक्विड से जब सॉलिड स्टेट में जाता है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, पानी से बर्फ जमेगा, तो क्या होता है, उसका एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जैसे होता है ना, ग्लास पूरा पूरा भर के आप फ्रीजर में लगा दीजिए, जब निकालेंगे तो देखेंगे बर्फ ऊपर तक जमी है, अकेला सब्सटेंस है। तो ये क्या हो गई? वाटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के एग्जिस्टेंस के साथ एग्जिस्ट करे। भाई वाटर ही नहीं होगा तो उसकी हम इस प्रॉपर्टी की बात कहां करेंगे? प्रॉपर्टी भी तो नहीं होगी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब समझिए, द प्रॉपर्टी which solely depends upon existence of matter।
मतलब अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। आपने कहा ये मार्कर है, तो मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है तो मास एग्जिस्ट कर रहा है। मार्कर है मतलब मास है, ठीक है। मास या वेट कब होगा? जब ये मार्कर होगा। मार्कर ही नहीं है तो मास या वेट कहां से होगा? समझ रहे बात को कि नहीं? तो इसीलिए कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात जो निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिना मास के आप किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं अज्यूम कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही, कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर, व्हाटएवर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मास एग्जिस्ट करेगा वैसे ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। बात समझ रहे कि नहीं? अच्छा, अभी समझ में आएगा, अभी रुक जाइए, समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, और क्या कहता है इसके बारे में? और क्या कहता है, लेट्स सी। मिटा रहा हूं इसको, इतनी बात समझ में आ गई। अभी और बात करते हैं, ठीक है। एक बात और कहता है, ठीक है। कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि इफ, अच्छा हाँ, पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। जो हमने कहा ना कि आप स्केल को रब करते हैं या कॉम्ब को रब करते हैं, बॉडी के पास लाते हैं, तो कहता है बॉडी, कहता है कि ना वो पार्टिकल, जब आप कॉम्ब को ड्राई एयर में कॉम्बिंग के बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लाते हैं, वो पेपर के पीस जो होते हैं उछल के चिपकने की कोशिश करते हैं। तो कहता है ऐसा क्यों होता है? तो वो इजिली कहता है कि बिकॉज कॉम्ब इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, बिकॉज स्केल इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। प्लास्टिक की स्केल लीजिए, बच्चे रखते हैं, सर में रगड़ते हैं, वैसे छोटे छोटे पीस आप पेपर पर ले जाते हैं, वो उछलने लगते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। तो बिकॉज स्केल इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, मतलब अगर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है, ठीक, तो अब यहां से समझिए, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को दूसरी तरह से कैसे हम डिफाइन करते हैं? इफ, कहता है इफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, electrically charged body is brought near the other electrically charged body, both bodies experience a force, ठीक। हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, लेकिन उसको आगे बात करेंगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को किसी दूसरी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? दोनों बॉडीज के बीच एक तरह का फोर्स लगता है, दोनों बॉडीज एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, या तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे या दोनों रिपेल करेंगे, उसकी आगे बात करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है, और वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है जैसे मास एग्जिस्ट करता है, ठीक। और इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है? जो हर प्रॉपर्टी के कारण होता है कि एक तरह का फोर्स जनरेट होता है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी इफ देयर इज ए प्रॉपर्टी देयर विल बी फोर्स, कहीं भी अगर प्रॉपर्टी है तो फोर्स होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। पहली बात, सिंबल क्या लेते हैं? क्यू या क्यू लेते हैं, और यूनिट इसकी क्या लेते हैं? यूनिट ली जाती है कूलम, ठीक। अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे सारी चीजों, ठीक है, सारी चीजों के बारे में। तो इस तरह से समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, और सिंबल ये लेते हैं, और यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, ठीक। अगली बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अभी समझ में आ गई। देखिए एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, उस प्रॉपर्टी के सिम्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के कारण क्या क्या होता है। जैसे मास है, तो एग्जैक्टली मास की डेफिनेशन हम कहां दे पाते हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम तो मास के सिम्टम्स की बात करते हैं। वैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज, ये प्रॉपर्टी हर बॉडी में अगर एग्जिस्ट करती है तो इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, एक्चुअल में डेफिनेशन वही डिफाइन कर रही है, ठीक है बात को। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि कहीं पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी होती है, चलिए आपके नॉलेज के लिए, जैसे हम बात करते हैं मास की, मास क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो मास के कारण अगर कहीं पर, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, अगर कहीं पर, ठीक, अगर कहीं पर प्रॉपर्टी होगी तो वहां पर फोर्स होगा। जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके कारण
फोर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। इफ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट देयर विल बी अ फोर्स। ठीक, जैसे मास है, मास के कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशन, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आपने पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में अच्छे से कि भाई अगर दो बॉडीज हैं, उनका कुछ मास है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, तो वो एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, मतलब एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अगर दो बॉडीज है, टू बॉडीज आर एट सम डिस्टेंस टू ईच अदर, और उनके मास भी हैं, ठीक है, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम व्हिच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ जो है, अभी इसके आगे बात आएगी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहां से हम लोगों ने निकाला क्या आता है? एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या F इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होपफुली सबने पढ़ा होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स लगता है, मतलब अगर मास एग्जिस्ट कर रहा है तो मास के कारण, मास एक प्रॉपर्टी है, उसके कारण वहां पर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेचर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है तो इसके कारण भी एक फोर्स एग्जिस्ट होता है, और जो फोर्स कहता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक, इसी फोर्स से तो हमको पता चला ये फोर्स ही, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती? प्रॉपर्टी होती है कॉज, फोर्स क्या होता है? इफेक्ट। इस फोर्स की एग्जिस्टेंस से हमें पता चला कि अच्छा एक और कोई प्रॉपर्टी है, कोई और भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो होती है अगर कहीं पर भी कोई मैटर, मास, बॉडी, व्हाटएवर, अगर कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां केवल मास ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मास इज नॉट द ओनली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट करती है, और वो ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, मिटा दें इसको। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आगे बात करते हैं। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सभी को पता है, जो हमने अभी बात की। ठीक, कि भाई अगर दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं, तो वो एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, वही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमने बता लिया, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है अच्छे से। ठीक, अब इसी बात को, ठीक, चलिए कैसे, अब अगर मास है तो वो दूसरी बॉडी में भी मास है, इस बॉडी में मास है, तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगी? करेंगी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए, चाहे जो जितना छोटा पार्टिकल हो, या चाहे जितना कम मास हो, या चाहे जितना ज्यादा मास हो, जितनी बड़ी बॉडी। ठीक है, अच्छा इसी बात को, अच्छा आपको पता है तीन मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे कौन कौन से माने जाते हैं? ठीक, एक तो प्रोटॉन, सभी लोग को पता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास कितना होता है भैया? मास ऑफ द प्रोटॉन कितना लेते हैं हम लोग? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक, इसी तरह न्यूट्रॉन, ठीक, इसका भी मास कितना लेते हैं? इतना ही लेते हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? सभी लोग को पता होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम ये होता है। ये हमारे तीन पार्टिकल और भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है वो हमारे ये माने जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या? एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हुआ कि दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखा गया कि अच्छा ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हम पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, हमारा मास है, अर्थ का मास है। ठीक, तो क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए। कितनी डिस्टेंस कही? कहा कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? हमने जब वो फोर्स की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला क्या? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मास
दोनों इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर बदल लिया का स्क्वायर। यहां से फाइनली हमको वैल्यू मिली 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन। ये पता चला कि दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो आश्चर्य था, सरप्राइज अभी बाकी था, सबसे बड़ा सरप्राइज ये था और ये देखा गया कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स, क्या देखा गया कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। और कितने फोर्स से रिपेल कर रहे थे? 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन, इतने फोर्स से रिपेल कर रहे थे। समझिए बात, ठीक, इतने फोर्स से रिपेल कर रहे थे। भाई ये हम एक्सपेरिमेंट से चेक कर रहे थे कि हाँ भाई इनके भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, लगेगा, क्योंकि यही तो न्यूटन ने बताया था। अगर मास है तो, अगर दो बॉडीज है उनका कुछ मास है तो, अगर मास, भाई मास ही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण, किसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अगर मास है दो बॉडीज में तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तू आ जा तू आ जा, राइट। तो चेक किया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, ज्यादा या कम की बात ही नहीं है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कम मास होगा तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब ये देखा गया कि भैया बात अट्रैक्शन की नहीं है, अट्रैक्शन की नहीं, बोथ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ दिस, और बहुत बड़ा फोर्स था कंपैरेटिवली टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत बड़ा फोर्स था, बहुत कई 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 गुना बड़ा फोर्स था। सोचा गया कि अरे ये फोर्स कहां से आ गया, क्योंकि अगर फोर्स है कहीं पर तो इसका मतलब है यहां पर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। इफ देयर, कहा ना, इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी देयर इज अ फोर्स। अगर यहां पर फोर्स है तो इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल है, अगर प्रॉपर्टी है तो फोर्स, अगर फोर्स है तो निश्चित बात है यहां पर कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक। अच्छा, फिर क्या किया गया, समझिए बात को। दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख के चेक किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, तब हमें एक और फोर्स मिला। देखिए 10 की माइनस 67, 10 की माइनस 24, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये फोर्स इसके कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग फोर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। सोचा गया कि अच्छा ये फोर्स कहां से आ रहा है, ठीक। अच्छा, फिर क्या किया गया, एक मिनट यहां पे देखिए, ठीक है। फिर क्या किया गया, यही प्रोटॉन के साथ किया गया। 2 प्रोटॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर आल्सो रिपेल ईच अदर विद सेम फोर्स। अब ये बड़े आश्चर्य की बात थी, सेम फोर्स का मतलब इतने ही फोर्स है। दोनों जो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन रखे गए एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा था, वो तो एक बात है, लेकिन दोनों प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे इतने ही फोर्स से, इतने ही फोर्स से। सोचा क्या, अरे यहां भी ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहां पर कोई एक नई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मास। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रॉपर्टी का कारण है, मास के कारण। मास के अलावा यहां पर कोई और प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन में भी एग्जिस्ट कर रही है और जो प्रॉपर्टी प्रोटॉन में भी एग्जिस्ट कर रही है। तब पता चला कि द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जिस्ट, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण यहां इलेक्ट्रॉन में इतने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और प्रोटॉन भी यहां पर एक दूसरे को इतने फोर्स से रिपेल कर रहे थे। तो ये पता चला कि ये इस फोर्स के पीछे जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। आप लोगों ने खुद भी कई बार एक्सपीरियंस किया, जैसे पहले हमारे पास टीवी होती थी, मोटी वाली टीवी देखी आपने, ठीक है, अब तो एलईडी चलने लगी, भारी सी पिक्चर ट्यूब होती थी, ठीक है,
टीवी जब आप ऑन करते थे जनरली उसमें ऐसा होता था, तो आप अगर उसके स्क्रीन के पास, टीवी चल रही है स्क्रीन के पास अपना हाथ ले जाए तो कई बार आपको ऐसा फील होता था कि पर्दे की तरफ आपका हाथ खींच रहा है या पर्दा आपके हाथ को रिपेल कर रहा है। क्यों होता था? इसी प्रॉपर्टी के कारण। कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। बात समझ रहे कि नहीं भाई? पर्दे में क्या होता है, पिक्चर ट्यूब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लगातार वो भेजता रहता है स्क्रीन पे, तभी पिक्चर्स बनती है। आप अपना हाथ पास ले गए, आपके भी पता चला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है तो आपका हाथ अट्रैक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जो है नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हाथ में। चलिए इसकी बात करेंगे, वरना आप सोचेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करें। ठीक है भाई? ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता चली कि यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के पीछे कौन सी प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात समझे? यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मिटा दें, समझ गए बात को? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? ये बात तो पता चल गई यहां से कि इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन में और ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन में चेक किया गया, न्यूट्रॉन में देखी गई, लेकिन जब दो न्यूट्रॉन एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए तो उनके बीच कुल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। न्यूट्रॉन्स के बीच कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स था। कितना लग रहा था? 1.9 इंटू 10 की पावर -60 न्यूटन। इतना ही फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट कर रही है और प्रोटॉन में भी एग्जिस्ट कर रही है, ये प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो न्यूट्रॉन में नहीं होती है। ठीक, तो इस तरह से यही फोर्स हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्सेप्ट से हमको पता चला कि अच्छा, मास के अलावा कोई और भी प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट करती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और वही प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। बात समझ गए सभी लोग? ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की बात बताएं। ठीक है, सबसे पहले 600 BC में ग्रीक में एक फिलोसफर हुए थे, थेल्स ऑफ मिलस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले उन्होंने इस पे गौर किया था। ठीक है, क्योंकि जनरली ये होता था कि अगर कोई चीज जो थी उसको रब कर दिया जाता था, ठीक है, तो वो छोटे छोटे कॉर्क हो गया, थ्रेड हो गया, तो उनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग थी एल्केट्रॉन में थी। ठीक है, एल्केट्रॉन क्या होता था? ठीक है, सबसे ज्यादा एल्केट्रॉन जो हमारा एम्बर होता है। एम्बर क्या होता है? एक तरह का रेजिन होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है। ठीक है, एम्बर क्या है? जैसे पेड़ वेड़ होते हैं, उनके जो है ऐसे खुरच दीजिए तो एक आपने देखा होगा एक लिक्विड सा निकल आता है, वही हमारा एम्बर कहलाता है। तो इन्होंने, जो थेल्स ऑफ मिलस थे, इन्होंने एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने ध्यान दिया, ठीक, इन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया कि एम्बर में ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर उसको रब कर दो, उसके पास कोई भी चीज होती है तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता था। ठीक है, एम्बर में यह प्रॉपर्टी होती है कि अगर एम्बर को रब किया जाए, उसके अगल बगल कोई चीज लाई जाए तो एम्बर बहुत तेजी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था ना, कॉर्क है, थ्रेड है, कॉटन है, इस तरह की चीजें। ठीक, इन्होंने इसके बाद एक हुए थे विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट साहब हुए थे। विलियम गिलबर्ट, ये क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उनके पर्सनल फिजिशियन थे। इन्होंने, विलियम गिलबर्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया इसका, अपनी तरह से बताने की कोशिश की इस प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है, इसी से हमारा वर्ड इलेक्ट्रिसिटी आया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, तो विलियम गिलबर्ट साहब जो थे, इन्होंने साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया 16वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, एक साइंटिस्ट हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो थे,
ये 18वीं शताब्दी में जो है इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक लिक्विड थ्योरी दी थी चार्ज के बारे में, लिक्विड थ्योरी दी थी। क्या बताने की कोशिश की थी कि चार्ज कॉन्टिन्यूअस फ्लो होने वाला एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। और फिर एक ड्यूफे साहब थे, इन्होंने चार्ज के नेचर के बारे में डिस्कशन किया था। इन्होंने कहा था कि हो सकता है ये जो प्रॉपर्टी है इसका एक नेचर ना हो, एक से ज्यादा नेचर हो। तो उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, कहा था कि हो सकता है इस प्रॉपर्टी की एक से ज्यादा नेचर हो, एक नेचर पॉजिटिव हो और एक नेचर क्या हो, नेगेटिव। इस तरह से कई कई सारे लोगों ने अपनी तरफ से इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशंस किए थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, समझ गए? तो चलिए इसकी फिर हम फर्दर बात करेंगे। अब आगे चलते हैं, इतनी बात समझ गए, ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। क्या एक से ज्यादा टाइप के चार्ज हो सकते हैं? यस। अब हमने जो पिछली बात की उस बात को हम वापस रिपीट करेंगे। हम लोगों ने क्या पाया कि भैया कोई प्रॉपर्टी जरूर है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से, एक फोर्स से क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं। जबकि हम लोगों ने ये देखा था कि मास, इनमें मास होता है और मास के कारण इनके भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। लेकिन ये तो एक बहुत, इस फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सोचा गया अच्छा ऐसा क्यों रहा, जरूर यहां पर कोई प्रॉपर्टी है, इट्स ओके। फिर जब प्रोटॉन को रख के देखा गया, तो प्रोटॉन को जब रख के देखा गया तो देखा गया प्रोटॉन्स भी एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से रिपेल करें। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है नेचर में, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशन फोर्स से। लेकिन ये भी रिपेल कर रहे हैं और फोर्स की वैल्यू भी बिल्कुल इक्वल थी। तो ये माना गया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, मतलब सेम स्ट्रेंथ में एग्जिस्ट करती है, ठीक। लेकिन इसके आगे जो हुआ दैट वाज सरप्राइज। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के चेक किया गया, तो ये देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे थे, बल्कि ये उतने ही फोर्स है। कितना फोर्स हमने बताया था बेटा, 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। इतने फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। दिस वाज सरप्राइजिंग। ये सरप्राइज था यहां पे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है उतने फोर्स से, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है उतने फोर्स से। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इतने फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये फोर्स का जो नेचर था वो अट्रैक्शन का था, ये अट्रैक्ट कर रहे थे दोनों, ठीक। अब यहां पर ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि अच्छा इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन में ऐसा कोई फोर्स नहीं था, पहले ही बात कर चुके हैं, तो न्यूट्रॉन में ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात क्लियर हो गई थी। तो अब ये बात आई कि अच्छा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा, मतलब इन दोनों में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जिस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला बाद में, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे उतने फोर्स से, ठीक है, रेदर देन रिपेलिंग ईच अदर। तो ये सोचा गया ओफो, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का नेचर एक से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, आप खुद सोचिए। अगर इस प्रॉपर्टी का, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, इस प्रॉपर्टी का नेचर मैं मान लेता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं, इस प्रॉपर्टी का नेचर ए था, ए को रिपेल कर रहा है, ठीक। इस प्रॉपर्टी का नेचर ए था, सेम नेचर है, तो ए को रिपेल कर रहा है, ठीक। तो यहां पर जब इस प्रॉपर्टी का सेम नेचर है, तो फिर ए को यहां रिपेल क्यों नहीं कर रहा, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिपेल क्यों नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा नेचर है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इस प्रॉपर्टी का नेचर ए मान लिया है और प्रोटॉन पे इस प्रॉपर्टी का नेचर हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, सिर्फ सिंबॉलिक है, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, बी मान लिया, तो सेम नेचर को रिपेल कर रहा, समझ में आ रहा। यहां भी सेम नेचर को रिपेल कर रहा, समझ में आ रहा। इस पर नेचर ए है और इस पर नेचर बी है, कहने का मतलब कुल मिला के डिफरेंट नेचर है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस। और यहां से हमें पता चला कि दिस प्रॉपर्टी हैज 2 टाइप ऑफ नेचर, और यहां पर एक को कहा गया पॉजिटिव
और एक को क्या बोला गया, नेगेटिव। तो अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया टाइप ऑफ चार्जेस। कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, प्रोटॉन को माना गया, प्रोटॉन पे माना गया, प्रोटॉन पे माना गया इस प्रॉपर्टी का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पे माना गया कि इलेक्ट्रॉन पे माना गया इस प्रॉपर्टी का नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। दो नेचर होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई पूछे कितने टाइप का होता है, टू टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव नेचर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। प्रोटॉन को माना गया भाई दोनों पे डिफरेंट नेचर, तभी हमारी बात सही हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन को माना गया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे माना गया प्रोटॉन पे पॉजिटिव नेचर होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। समझ गए बात को, तभी ये थ्योरी सही आ रही थी। और अब यहां से ये रिजल्ट निकल के आया, वही आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है, मिटा रहे हैं। तो अब हमें समझ में आया चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक है, चार्ज का टाइप कितना होता है, दो टाइप का चार्ज होते हैं। टाइप ऑफ चार्जेस की बात करें या काइंड ऑफ चार्जेस की बात करें, टाइप ऑफ चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, दो तरह के नेचर होते हैं। माना गया प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे माना गया इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और हमको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन ना पॉजिटिवली चार्ज होता है ना नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, तो यहां से हमें पता चला। अच्छा, अब एक बात और आती है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, ठीक है, ठीक है, ये जो था ये प्योर कन्वेंशन की बात है। ठीक है, ये प्योर कन्वेंशन है, इसके पीछे कोई रीजन या कोई लॉजिक नहीं है कि प्रोटॉन क्यों पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिवली चार्ज होगा। दो टाइप के चार्जेस हैं, ये बात क्लियर थी। ठीक, दो टाइप के चार्जेस होंगे, ये बात क्लियर थी। तो सिंपली क्या किया गया कि प्रोटॉन रैंडमली चूज है, ऐसे ही रैंडम मान लिया गया कि हाँ भाई दो घर में भाई थे, दो टी शर्ट आई, एक पीली एक नीली, एक ने उठा पीली पहन ली, एक ने उठा नीली पहन ली, एक को आपने पीली दी, कोई लॉजिक था नहीं था, क्यों उसने पीली पहनी, कोई कुछ नहीं, रैंडम चूज किया गया। तो इट वॉज रैंडमली चूजन। ये प्योर कन्वेंशन है कि प्रोटॉन को हमने मान लिया कि चलो प्रोटॉन पे मान लेते हैं प्रोटॉन को कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को हमने मान लिया कि चलो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ रैंडम चूज कर लिया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और वैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब यहां से देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या निकल के आया, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या आया, यहां से हमें ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। और यहीं से हमें पता चला कि सेम चार्जेस क्या है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर while अनलाइक चार्जेस, इसको ऐसे लिखिए, लाइक चार्जेस लिख लीजिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर क्यों, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज माना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज माना गया, फिर बता दिया कोई रैंडमली चूज किया गया था कि प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज बोल दिया, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब रखा गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहां से ये बात क्लियर हुई और यहां से निकल के आया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या निकल के आया
कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव दो बॉडीज हैं पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहां से हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकल के आया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला ठीक कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। गेट इट और नॉट? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? टाइप ऑफ चार्जेस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हमें यहां से पता चला कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। यहां से चूज किया गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको बेसिक यूनिट माना जाता है चार्ज की, या इसको माना जाता है फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। कई जगह बोला जाता है, लिखा हुआ देखेंगे आप, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक, हमने एक यूनिट चुनी है, इसको ऐसे के बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक, बेसिक वैल्यू। अरे है नहीं, आप कोई चीज तोलते हैं, मान के चलते हैं 1 किलोग्राम, एक एक मिला के 2 किलोग्राम, एक 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 मिला के 3 किलोग्राम, एक बेसिक वैल्यू मान ली क्या, 1 किलोग्राम। ठीक है, वैसे ही हमने बेसिक वैल्यू चार्ज की मानी कितना, ये दिस 1.6 या फंडामेंटल वैल्यू चार्ज दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बात करते हैं, ध्यान दीजिए, यही बात मैंने समझाई थी हिस्से में। डूफे साहब जो थे उन्होंने ही पहली बार चार्ज के नेचर के बारे में पॉसिबिलिटी जताई थी कि एक नेचर पॉजिटिव हो सकता है और एक नेचर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, आप खुद सोचिए, जरा समझिए बात को। भाई कोई भी मैटर या बॉडी है, कोई भी मैटर या बॉडी की बात कर रहे हैं, कोई भी मैटर या बॉडी बच्चों किससे मिलके बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। ठीक, मॉलिक्यूल्स इन टर्न मेड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल किससे मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। और एटम किससे मिलके बनते हैं, 3 फंडामेंटल्स जो है पार्टिकल से मिलके बनते हैं। किससे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हमको पता है, ठीक, हमको पता चला, वी डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की। हम इसे मास देते नहीं है, बात समझ रहे कि नहीं, मास दिया नहीं जा रहा है इसको, मास होता है इतने फंडामेंटल जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। हाँ, अगर आप यही ऑप्शन दिए हो, ठीक, जैसे बोलते हैं कि मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल या मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑप्शन दियो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या नन ऑफ एबव। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है, बहुत कम मास होता है। ठीक, तो हमने देखा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें मास एग्जिस्ट करता है भाई। इनका 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक, न्यूट्रॉन का भी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक, ये मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, इनमें मास एग्जिस्ट कर रहा है भैया, इनमें मास एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनसे मिलकर एटम बना, मतलब एटम में भी मास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं तो मॉलिक्यूल्स में भी मास होगा, बिल्कुल होगा, और इनसे कोई बॉडी बनती है, इसीलिए किसी भी बॉडी में मास होता है, किसी भी मैटर एंड बॉडी में मास होता है। ठीक, वैसे ही अब हमको क्या पता चला कि एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है अपार्ट फ्रॉम द मास, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, देख नहीं सकते, ध्यान दीजिए, आप फील करना होगा, आपको उस प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक समझनी होगी। तो हमें पता चला कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इनसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर एटम बनेगा तो मतलब यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज यहां भी एग्जिस्ट करेगा। इनसे मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, मतलब यहां भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और इनसे मिलकर कोई भी मैटर या बॉडी बनती है तो यहां भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जैसे मास एग्जिस्टेंस एक सच्चाई है, वैसे ही मास के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और एग्जिस्ट करती है और करेगी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्लियर है बात की नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ के बात को? ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया, टू टाइप का होता है, ये भी क्लियर हो गया। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू सेम ही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज नेगेटिव होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। गेट इट? आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की। हमने क्या बात की? ठीक है, क्या बात की? हमने कहा कि अगर एक कॉम है, मान लीजिए एनसीईआरटी में दिया आपका एग्जाम्पल, ये शुरू करते हैं। ठीक, ये एक कॉम है, प्लास्टिक कॉम है। ठीक, आपने कॉम्बिंग की, ड्राई हेयर्स में कॉम्बिंग की, बाल खींचे। जब इस कॉम को यहां हम ले गए, यहां छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर थे। ठीक, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। आफ्टर कॉम्बिंग द ड्राई हेयर्स, bring the comb near a small या tiny piece of paper। ठीक, होता क्या है? piece of paper try to stick to the कॉम। ये कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कॉम की तरफ उछलते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? ठीक, तो यहां पर एक लॉजिक देता है, वहां पर लिखता है कि बिकॉज कॉम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। कहता है कि कॉम जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। ठीक, अब इस बात पे हम आगे बात करेंगे। देखिए, एक बात तो पता चल गया कि हर बॉडी में चार्ज एग्जिस्ट करता है। जैसे मास एग्जिस्ट करता है, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है, ये मार्कर, मैच, चश्मा, व्हाटएवर, ये बोर्ड, जैसे ये मास है, सब में मास है, वैसे ही सब में इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। ठीक, तो अब बात को ध्यान दीजिए कि जिसने कहा कि बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, बात समझ गए कि कॉम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक, कि कॉम इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब इसकी अगर और अंदर जाके एनालिसिस करें, ठीक है, एनालाइज करें कि भैया कॉम इलेक्ट्रिकली चार्ज है। ठीक, इलेक्ट्रिकली चार्ज होने से क्या मतलब है? तो कोई चीज अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है तो वो दो तरह से हो सकती है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि केवल इलेक्ट्रिकली चार्ज से तो बात नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, उसका नेचर, टू टाइप ऑफ नेचर होता है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव भी होता है। बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो कैसी इलेक्ट्रिकली चार्ज है? पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नेगेटिवली इलेक्ट्रिकली चार्ज है? ये बात भी अब सामने आएगी। ठीक, तो अब देखिए, बॉडी दो तरह से होती है, या पॉजिटिवली चार्ज होती है बॉडी, या बॉडी क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि चार्ज दो तरह का होता है। ठीक, तो यहां से अब हमारे सामने सवाल आया, यहां से चीजें हमारे सामने आई कि बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो और डीपर देखोगे तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो कैसी इलेक्ट्रिकली चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बच्चा या नेगेटिवली? इलेक्ट्रिकली चार्ज दो तरह, क्योंकि नेचर दो है चार्ज के। चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो अब यहां से एक बात ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि इनिशियली every body is electrically neutral। ठीक, इनिशियली जो होता है हर बॉडी जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्यों ऐसा होता है। ठीक, कोई भी बॉडी जो होती है, हमें पता है, किसी भी, अगर हम एटम की बात करें, भाई एटम से मिलकर बॉडी बनी है। ठीक है, अगर हम एटम की बात करें तो आपको पता है, अगर कोई भी एटम है
तो उस एटम में क्या होगा, उस एटम में, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे हाँ भाई, न्यूक्लियस में होंगे, वो बात सही है, ऐसे ही समझेंगे। या आप इस भाई किस एटम से मिलके ही बॉडी बनी है ना, एटम से मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके कोई मैटर बॉडी बना है, तो एटम से ही बॉडी बनी है। तो एटम में क्या होता है बताइए, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं किसी भी एटम में। ठीक, अगर कहे कि वहां पर 5 प्रोटॉन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहां पे कितने होंगे उस एटम में, 5 ही होंगे। मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम देखें तो उस बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, बराबर होंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इतना ही नेगेटिव चार्ज, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। होता है कि नहीं होता? अगर 5 प्रोटॉन है किसी बॉडी में, जनरल ऐसे ही समझने के लिए कहते हैं, 5 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक, या 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, प्लस का इतना चार्ज होगा। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मतलब माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ या ना? तो भैया एक बॉडी में नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इनिशियली बराबर होता है। मतलब नेट चार्ज अगर हम बॉडी पे देखें कि नेट चार्ज बॉडी पे कितना है, तो नेट चार्ज बॉडी पे निकल के कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या आप कह सकते हैं अभी बॉडी अनचार्ज है। ठीक, अनचार्ज होने का मतलब ये कतई नहीं कि बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है ना, बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है तो अनचार्ज नहीं। अनचार्ज का मतलब है कि बॉडी पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या है, बिल्कुल बराबर है। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट किए दे रहे हैं, जो मैंने ये बात आपको यहाँ पे क्लियर की। समझ रहे हैं बात को? तो अनचार्ज होने का मतलब या न्यूट्रल होने का मतलब है कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या है, बराबर है, बिल्कुल। ठीक, अब बात आती है इनिशियली हर बॉडी न्यूट्रल है, तो फिर बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हुई? हमने कहा ना कॉम्ब क्यों ट्रेड कर रहा है पीस ऑफ पेपर को, क्योंकि कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का क्या मतलब है? और इलेक्ट्रिकली चार्ज में भी 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और या वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब इसी बात करते हैं कि कोई भी बॉडी या तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, वो बात तो सही है। डीप डाउन जब उससे और अंदर जाएंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज तो है, ठीक है, लेकिन उसके और जब एनालिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। मतलब कोई भी बॉडी 2 तरह से चार्ज हो सकती है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी या वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। गेट इट और नॉट? इतनी बात क्लियर हो गई। इनिशियली हर बॉडी न्यूट्रल होती है, ये बात हमको पता है। अच्छा, अब बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या मतलब है और निगेटिवली चार्ज बॉडी से क्या मतलब है। ठीक, मिटा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या मतलब है, क्योंकि जरा इंक डालूं इसमें। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। यहां पर कोई बॉडी है, हमको पता है
कि बॉडी में नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे बराबर होंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब बॉडी अभी यहाँ न्यूट्रल स्टेट में। क्यों न्यूट्रल स्टेट में? क्योंकि जितना बॉडी पे 5 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज, मतलब 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बात करेंगे। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज हुआ। बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। अभी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में। ठीक, क्यों? यहाँ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? वही हमने कहा कि 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना पॉजिटिव चार्ज हुआ, और नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या है? बराबर है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया, इफ एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द बॉडी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बॉडी को लीव कर दे। अब सोचिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन 4 पॉजिटिव चार्जेस को तो 4 पॉजिटिव चार्जेस को तो कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन अब यहां पर एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि इसको जो कैंसिल कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर चला गया बॉडी से। मतलब इफ एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द बॉडी or body get rid of an electron, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकल के चला जाए, या बॉडी एक इलेक्ट्रॉन से भाई किसी तरह छुटकारा पा ले, तो अब क्या हुआ? जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ इतना चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे और इतना नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो इसका मतलब है इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकल गया, या ये वो बॉडी गेट रीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या बॉडी ने किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहां क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव चार्ज लेके गया, मींस नाउ देयर विल बी deficiency of negative charge। ठीक, अब क्या हुआ? बॉडी में नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो गई। ठीक, तो अब बढ़ क्या गया? जाहिर सी बात है बॉडी में क्या बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। सो हेयर विल बी पॉजिटिव चार्ज in excess and body will be positively charged body। ठीक, अब ये बॉडी जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। भाई सिंपल सी बात है, क्लियर है। किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज लेके जाएगा ही जाएगा, मतलब अब बॉडी में नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो गई, और अगर नेगेटिव चार्ज घट गया तो बॉडी में क्या बढ़ा? बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक, तो नाउ दिस बॉडी विल बी कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। गेट इट? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे होपफुली। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब कही जाती है बच्चा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब कहते हैं? ठीक, हमने क्या बताया कि इनिशियली एवरी बॉडी इज ए न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, या अनचार्ज होती, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो बॉडी में होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ, आपको भी पता है, ठीक है, बॉडी एटम से मिलकर बनी है। एटम्स में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है,
प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और इक्वल चार्ज होता है दोनों पे। भाई हम लोग को पता है ना प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल अमाउंट है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए यहाँ 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, अब निगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब जब निगेटिव चार्ज डोमिनेट करे बॉडी को, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो, ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और आ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, तो अब क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा इतना निगेटिव चार्ज लेके आया कि नहीं आया? इतना निगेटिव चार्ज लेके आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इतना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है निगेटिव, ठीक। तो अब आप देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बराबर था, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आया यहां पर तो वो इतना निगेटिव चार्ज और ज्यादा हो गया बॉडी पे, तो अब बॉडी क्या कही जाएगी? निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं? इफ एन इलेक्ट्रॉन enters the body, then there will be excess of negative charge, ठीक। hence body will be negatively charged body, ठीक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ गया, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एंटर कर जाता है, तो वो निगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो बॉडी क्या कही जाएगी? निगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये मत सोचेगा कि प्रोटॉन आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, वो कहां से आ जाएगा भाई? न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आएगा या जाएगा, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से जब कहेंगे कि बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो उसमें जब हम और अंदर जाएंगे तो हमको ये देखना होगा कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या बॉडी निगेटिवली चार्ज है। गेट इट? समझ गए सभी लोग? इतनी बात समझ गए बच्चा? ठीक। अब देखिए मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, बात करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मान लीजिए ये एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ये एक क्या है? ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, ठीक है। मान लीजिए एक ग्लास रॉड थी, ध्यान दीजिए, इस ग्लास रॉड को आपने एक सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से रब किया, एक सिल्क क्लॉथ था और ये ग्लास रॉड है, ये कैसी है? ग्लास रॉड है। जब एक ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकल के गए, इलेक्ट्रॉन निकल के गए मतलब निगेटिव चार्ज निकल के गया, तो जब यहां से निगेटिव चार्ज निकल के गया तो अब यहां क्या हो गया? ज्यादा हो गए पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहेंगे बॉडी जो हो गई वो क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक। इलेक्ट्रॉन चले गए ना यहां से, ये सिल्क क्लॉथ क्या हो गया? ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ये क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक। सिल्क क्लॉथ क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गई? निगेटिवली चार्ज हो गई। यहां से निगेटिव चार्ज चला गया तो अब यहां कौन डोमिनेट करेगा? भाई न्यूट्रल थे इनिशियली, क्या काम है? इनिशियली हर बॉडी न्यूट्रल होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं।
जब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या ज्यादा बचेगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन बचेगा। ठीक, तो अब देखिए यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज बच रहा। ठीक, ये रॉड यहां पर हमने ली, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ठीक है, अब इसके पास एक और ग्लास रॉड लेके आते हैं, सिल्क क्लोथ से रब करके हम एक और ग्लास रॉड लाए। ये ग्लास रॉड भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये हैंग करे, इंसुलेटेड थ्रेड है। इंसुलेटेड क्योंकि इसके बीच कोई चार्ज का आदान प्रदान नहीं होना है। ठीक, ट्रांसफर नहीं होना है। अब जब लाएंगे तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, अब आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे, क्या कहता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या करता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों रॉड एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे के दूर भगाएंगे। यहां पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि लाइक चार्जेस, हम लोग को पता है कि नहीं पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो जब सेम चार्ज बॉडीज होंगी तो वो क्या करेंगे, वो बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बोथ और पॉजिटिवली चार्ज, जाहिर सी बात है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए यहां पर एक कह रहा है कि प्लास्टिक रॉड, सपोज करिए ये एक प्लास्टिक रॉड है। ठीक है, ये कैसी रॉड है, ये एक प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, और इसको वूल से रब किया, वूल से, यहां पर वूल है, वूल से इसको रब किया, रब किया। तो अब क्या होगा, जब वूल से रब करते हैं तो होता क्या है कि यहां से वूल से निगेटिव चार्ज यहां पे आ जाते हैं। वूल से निगेटिव चार्ज कहां जाते हैं भाई, प्लास्टिक रॉड है, एक प्लास्टिक रॉड है। ठीक है, इस प्लास्टिक रॉड को रब कर रहे हैं, किससे रब कर रहे हैं, वूल से रब कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू रॉड, कौन सी, यही प्लास्टिक रॉड। अब क्या होता है, वूल से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, प्लास्टिक रॉड में आ जाते हैं। पहले इनिशियली तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है या न्यूट्रल है, मतलब कोई भी बॉडी हो, मैंने पहले ही बोला कोई भी बॉडी हो उसमें चार्जेस इनिशियली क्या होती है, इनिशियली इलेक्ट्रिकली अनचार्ज या न्यूट्रल होती है। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब जब यहां रब किया, यहां से इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, तो अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब ये रॉड क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। ये रॉड क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई कि नहीं हो गई। और वूल क्या हो जाएगी, वूल पॉजिटिवली चार्ज हो गई, वूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भैया। वूल पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज कम पड़ गया बॉडी में, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक, अब अगर मैं कहूं यहां पर देखिए, अब अगर ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, यहां पे देखिए ये ग्लास रॉड है, इसके पास ग्लास रॉड हमारी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। अब अगर मैं इस ग्लास रॉड के पास, ये ग्लास रॉड है, सभी लोग को पता है ये ग्लास रॉड है। अब बच्चों अगर इस ग्लास रॉड के पास ये हम प्लास्टिक वाली रॉड लेके आए, तो ये प्लास्टिक रॉड जब इसके पास आप लाएंगे, ठीक, ये प्लास्टिक रॉड क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अभी हमने बताया ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है अनलाइक चार्जेस, क्या पता है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, अगर दो लाइक चार्ज बॉडीज हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है वो दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है, मतलब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, उनको अगर पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है, मिटा दें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल, जिससे आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कहता है। मिटा दें बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, एक सेकेंड,
ठीक है, अब कॉम्ब के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। प्लास्टिक कॉम्ब के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग ऐसे डाल दी, हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे समझाने की बात है। ठीक है, कहता है कि मान लीजिए यहां पर एक प्लास्टिक कॉम्ब है। ठीक है, समझिए, ठीक है, ये एक प्लास्टिक का कॉम्ब है बच्चों, प्लास्टिक कॉम्ब है। ठीक है, यूज टू कॉम्ब द ड्राई हेयर्स। ठीक है, मान लीजिए एक प्लास्टिक कॉम्ब है, इससे ड्राई हेयर में कॉम्बिंग है, सूखे बाल, गीले बाल नहीं, पानी वानी चिपक जाए, तेल वेल चिपक जाए। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज उसमें चिपकने लगेगी फिर तो। ठीक है, ड्राई हेयर में कॉम्बिंग की गई। होता क्या है, जब इसे ड्राई हेयर में कॉम्बिंग करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा, हवा नहीं भी चल रही है, कुछ लोग के बाल आपने देखा है कॉम्बिंग करके आते हैं, ऑयल नहीं लगाते, ड्राई हेयर से कॉम्बिंग करके आते हैं, बाल एक दो लटे ऐसे देखिए उड़ती रहती, जबकि आप देखेंगे हवा नहीं चल रही है। ठीक है, या रूम में है, मतलब पंखा नहीं चल रहा है या कुछ नहीं चल रहा है, इसी तरह उड़ते रहते हैं बाल। क्यों होता है, जब वो ड्राई हेयर से कॉम्बिंग करते हैं तो होता क्या है, हेयर से हेयर, भाई थोड़े हेयर बना दी, वैसे तो गंजे की खोपड़ी लग रही, लेकिन भाई मान लीजिए खूब सारे बाल हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो होता क्या है, हेंस कॉम्ब बिकम नेगेटिवली चार्ज। कॉम्ब क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। भाई हेयर से इलेक्ट्रॉन निकले, कॉम्ब में चलेगा, नेगेटिव चार्ज पहुंच गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या लेके जाएंगे, नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। वाइल जबकि जो हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जो हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यही कारण है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, यही कारण है कि बाल सारे पॉजिटिवली चार्ज हो गए, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, कुछ बाल नीचे, कुछ अपने आप ऐसे हल्के हल्के उड़ते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो रिपेल कर रहे होते हैं। अब कहता है कि अगर इस कॉम्ब को हम, ठीक है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर है, टाइनी पीस ऑफ पेपर। ठीक है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर है, तो ये पीस ऑफ पेपर जो होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं पेपर के। ठीक है, ये अट्रैक्ट होते हैं किधर, टुवर्ड द कॉम्ब की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा कहता है क्यों होता है, तो कहता है इसलिए होता है, ध्यान दीजिए क्यों होता है, इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि कॉम्ब जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिकली चार्ज में भी कॉम्ब कैसा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज तो हुआ है, लेकिन हमने कहा इलेक्ट्रिकली चार्ज में भी कैसा चार्ज हुआ है, क्योंकि चार्ज तो दो नेचर होते हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो कोई चीज अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, तो कॉम्ब एक्चुअली यहां पर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कॉम्ब यहां पर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कॉम्ब क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल बनता है कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। कॉम्पिटिटिव किताबों में आपके दिया है ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ट्रू टेस्ट क्या है, रिपल्शन या अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है बच्चों कि अगर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को दूसरी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो उन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, ये इट मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इट मे बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, तो क्या एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को दूसरी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो क्या दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए भाई इस हिसाब से। लेकिन यहां पर देखिए
ये पीस ऑफ पेपर को तो हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज किया ही नहीं, केवल काम आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज है, उसके बाद भी ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक, तो या जान लीजिए कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो रिपल्शन है, क्योंकि रिपल्शन तभी होगा, ठीक है, रिपल्शन तभी होगा जब दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगी, लेकिन अट्रैक्शन तब हो सकता है जब एक भी बॉडी जो है वो, एक भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, दूसरी बॉडी अगर न्यूट्रल भी है तब भी उनके बीच अट्रैक्शन हो सकता है। कैसे, बात को समझिए, यहां मिटा दें इसे, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए पीस ऑफ पेपर है यहां पे, ठीक है, बड़ा करके बना रहा हूं। अब इसमें भाई ये तो निगेटिवली चार्ज हो गया, कॉम्ब क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये क्या करेगा, ये पीस ऑफ पेपर है, इसको तो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं किया गया ना, अब ये पीस ऑफ पेपर अगर है तो इसमें इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, हमने दिखा दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव चार्ज है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और निगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और इसी के कारण इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अट्रैक्शन हो सकता है अगर एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल भी है, तब भी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, लेकिन रिपल्शन केवल तभी लगेगा जब दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगी। रिपल्शन कब लगेगा, जब दोनों, तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो क्या, कौन सा होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। कंपटीशन में देखिए, कॉम्पिटिटिव बुक्स में क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव में देखिए, तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन अगर पूछे तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। अब देखिए, समझ गए बात को, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं आपको, ठीक है, समझ गए इतनी बात बेटा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल की बात और करो, बलून एंड बॉल। ठीक है, कहता है कि एक बलून है, इफ वी टेक अ बलून एंड रब इट विद द क्लोथ, ठीक है, फिर क्या करें, ब्रिंग द बलून नियर द वॉल एंड इट स्टिक टू द वॉल। बलून को वॉल के पास ले जाइए और ये क्या हो जाता है, दीवार से चिपक जाता है। आप कपड़े में रब करिए या कई बार कहते सर में रब करिए और ले जाइए और वो दीवार में चिपक जाता है। क्यों ऐसा होता है, बात को समझिए, व्हाई इट हैपेंस। देखिए यहां पर भी यही है फिनोमिना, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई बलून है, ठीक है, जब आप इस बलून को रब करते हैं क्लोथ से तो होता क्या है भाई, इनिशियली देखिए यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होंगे। बार बार कह चुका हूं बेटा, इनिशियली हर बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब इनिशियली हर बॉडी, जब तक उसको कहीं रब वब नहीं किया गया, इनिशियली हर बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होती है या न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी में कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होने का मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल या सेम, ठीक है। तो आप देखिए, अब जब आप इसको रब करते हैं, ठीक है, क्लोथ से रब करते हैं, ठीक है, व्हेन वी रब द बलून विथ क्लोथ, ठीक है, electrons transfer from cloth to balloon,
ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इसको किसी कपड़े से रब करते, क्लोथ से रब करते, तो होता क्या है कि वहां से क्लोथ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लोथ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं बलून में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब बलून क्या हो गया, अब भैया इलेक्ट्रॉन्स आए, नेगेटिव चार्ज लेके आए। पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर था, अब और इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब अब बॉडी, अब बलून क्या हो गया, बलून हो गया निगेटिवली चार्ज, बलून निगेटिवली चार्ज हो गया, हाँ या ना। जब हम बलून को वॉल के पास ले जाएंगे, जब आप बलून को वॉल के पास ले जाएंगे, क्या होगा, ठीक। अब यहां निगेटिव चार्ज डोमिनेटिंग है, ठीक है, निगेटिव चार्ज कहीं ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव चार्ज। एक बात ध्यान रखिए, अगर कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज बॉडी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन निगेटिव चार्ज कहीं ज्यादा है, डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है, लेकिन निगेटिव चार्ज कहीं ज्यादा। अब ये क्या करेगा, वॉल में क्या करेगा, अब निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा, ये निगेटिव चार्ज है, डोमिनेटिंग है यहां पर, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज विल गो टू द रेयर एंड, दूसरे फार एंड की तरफ निगेटिव चार्जेस चले जाएंगे। अब क्या होगा, यहां पर इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये बलून जो होता है वो वॉल से स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो जब यहां पर, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ टू बलून, ठीक है, बलून में जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ठीक, उससे क्या होगा, उससे ये होगा, नाउ बलून बिकम्स निगेटिवली चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, व्हेन वी ब्रिंग द बलून नियर द वॉल, the positive charges accumulate at the near end of balloon, जो कि कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक, ठीक। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे, ये जो निगेटिवली चार्ज बलून है, इसके नियर एंड की तरफ अट्रैक्ट होकर चले आएंगे, पास में आ जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे, ठीक है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। और जबकि निगेटिव चार्जेस, ये निगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, तो इसके निगेटिव चार्जेस कहीं दूर भाग जाएंगे, मतलब इनके बीच, ये जो है इनको रिपेल करके दूर भगा देगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं स्ट्रॉन्ग लगने लगेगा, और बलून दीवार से चिपक जाएगा, ठीक। फिर आपने देखा, यहां एक बॉडी तो निगेटिवली चार्ज है, एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है, क्योंकि यहां कोई चेंज नहीं हुआ, यहां जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर नेगेटिव चार्जेस बराबर थे, लेकिन उसके बाद भी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसीलिए टू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो रिपल्शन होता है, ना कि अट्रैक्शन, ठीक है। समझ गए इस बात को, ठीक है, ओके। ये एग्जांपल्स थे, ठीक है, इनसे आप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अरे बच्चों, समझ गए आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक बात और कर लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, पहले भी 10th में भी आपने पढ़ रखा है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये आपने पढ़ रखा है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द कंडक्टर्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन पास इजिली, कैन पास, ठीक है, चार्जेस कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। आप कहते नहीं है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए, वो हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वही बात है, द सब्सटेंस through which
The electric charges can flow easily are called conductors. ठीक है, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं? जिनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो करें। कंडक्टिंग बॉडी की खास क्या बात है? कंडक्टिंग बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टिंग बॉडी में। मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली नहीं बाउंड होते न्यूक्लियस से, ठीक है, बहुत हल्के फोर्स से बंधे होते हैं, थोड़ा सा मौका मिला छूट गए। तो इसलिए कंडक्टर्स में, ठीक है, ए लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए कंडक्टिंग बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से पास हो जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ। बात समझ रहे हैं? अगर कोई कंडक्टर पूछे तो हमेशा याद रखिए कंडक्टर में मिलियन एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए उनसे इलेक्ट्रिसिटी आप जो पढ़ते हैं ना 10th में आपने पढ़ा, आसानी से पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? एज अ चार्ज कैरियर काम करते हैं। समझ रहे बात को? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन को? इसीलिए कौन कौन कंडक्टर होता है? जितने भी आपके लगभग मेटल हैं, जैसे कुछ भी नाम ले लीजिए, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, सिल्वर है, जितने भी आप नाम लीजिए, मोस्टली जो है आपके मेटल है वो सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। भाई वायर इन्हीं के तो बनते हैं। क्यों? आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्यों आसानी से पास होती है? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ को भी एक गुड कंडक्टर माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इवन मरकरी भी है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आसानी से पास हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से पास हो जाता है। भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ का एक नई केस है, लेकिन फिर भी बता रहे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वही तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है कंडक्टर्स में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्टर क्या होते हैं? ठीक है, द सब्सटेंस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अच्छा, थोड़ा सा बस जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी आपने पढ़ा है और आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स, आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। इंसुलेटर्स, भाई इंसुलेटर क्या होता है? जिनसे इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज पास ना हो सके, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए फ्लो नहीं होती। अभी वुड है, ठीक है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, उससे क्या आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा पाते? नहीं करा पाते। वो क्या है? इंसुलेटर्स है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। उनके जो न्यूक्लियस, उनके एटम के न्यूक्लियस उनसे बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन बाउंड रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग ना के बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। The substances through which ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे ग्लास है, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, वुड है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? वैक्स है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंसुलेटर्स, ठीक है। इनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस भी पास नहीं होते। और यार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी लगभग ना के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग ना के बराबर, यही तो कारण है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या, यही चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटिंग बॉडी, वुड है, इन सब के कभी आपने देखे इलेक्ट्रिसिटी वायर कभी बनते हैं सप्लाई करने वाले? नहीं बनते, ठीक है। तो इंसुलेटर्स के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है, ठीक है। या ध्यान रखिए, डू नॉट पॉसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए? क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, ओके। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने इतनी चीजें देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनकी बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर केवल यहीं तक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।